हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और शिफ्ट में। आज के इस क्लास के अंदर हम 19 सितंबर के अंदर पूछे गए शिफ्ट 2 के जीके जीएस के क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इससे पहले के लगभग 22 सेशंस में आप लोगों के करा चुका हूं। आपको अगर वो एक्सेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखकर एक्सेस कर सकते हैं। वे कितना फ़ायदेमंद है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मैं देखो मेरे को गाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को थोड़ा-सा देखकर आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है? तो ये अपने फ़ायदे का सोच कर के क्या इससे मिल रहा है, उस हिसाब से चीज़ों को देखें, मेरा फ़ायदा ना देखें। ठीक है? चलिए फिर डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द गगनयान मिशन, निम्नलिखित में से कौन सा गगनयान मिशन का लाभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इन्होंने गगनयान मिशन से रिलेटेड आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि इनके फायदे क्या हैं। तो पहले ऑप्शंस हमें एक एक करके चेक करने पड़ेंगे एंड देन हम गगनयान मिशन पर संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें हमें पता होनी चाहिए उनका डिस्कशन करेंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये नॉट अ बेनिफिट पूछ रहे हैं तो ज्यादातर लोग एक्साइटेड होकर पहला सवाल पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि अरे ये तो बेनिफिट है इसका, और उसी को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो उतना ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं रहना है, वैसे एक्साइटेड रहने की जरूरत नहीं है सेक्शनल टाइमिंग की वजह से। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक सहयोग में वृद्धि, क्या ये गगनयान मिशन का बेनिफिट है। देखो आप लोगों को पता है, जब कभी भी किसी भी प्रकार के स्पेस रिलेटेड मिशन को लॉन्च करा जाता है तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अपने पॉइंट्स के जरिए लोगों के सामने रखा जाता है। जैसे गगनयान मिशन है तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। ठीक है, आप दूसरे देशों के साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं, दूसरी एजेंसीज के साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं, तो ये एक बेनिफिट है कि इससे क्या आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन स्पेस साइंस के अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो भाई इसका बेनिफिट है, लेकिन कौन सा बेनिफिट नहीं है वो बताना है हमें। दूसरा है एडवांसमेंट इन द स्पेस रिलेटेड आर एंड डी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष में संबंधित अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी के अंदर उन्नति। देखो आर एंड डी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो इसके अंदर होता ही है अगर कोई भी नया हमारा मिशन सामने आ रहा है। दूसरा है भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में वृद्धि, यानी कि बूस्ट टू इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी, ये भी बेनिफिट है। चौथा ऑप्शन बचता है रिडक्शन इन अर्थ टेम्परेचर, यानी कि पृथ्वी के तापमान में कमी, क्या ये लेकर आएगा क्या ये गगनयान मिशन। अब देखो अगर कोई गगनयान मिशन के बारे में नहीं भी जानता है ना, वो तब भी कर पाता है इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन होगा भाई, जो कि बेनिफिट नहीं है इस मिशन का। गगनयान मिशन पर मैंने बात करी है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ये याद रखिएगा पहले। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ये एक आपसे एक प्रकार से फैक्ट के सवाल में डालकर वो पूछ सकते हैं कि बताइए फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हमारा कौन सा है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना उनको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। तो ये जो मैंने टर्म यूज करी है लो अर्थ ऑर्बिट, इसके आपसे डायमेंशन पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ तक ये होता है, तो आप याद रखिएगा ये अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर तक की रेंज तक इसको भेजने के लिए इस गगनयान मिशन के अंदर इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को डिसाइड किया है। तो ये मिशन इंडिया की जो प्रेजेंस है ना स्पेस साइंस के अंदर, उसमें यूएसए रशिया चाइना जिससे जितने भी देश है उनकी कैटेगरी में हमको लेकर आ जाएगा। और ये इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे देश को टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर नजर आएगा, एक क्रू एस्केप सिस्टम इसके अंदर डाला गया है, री एंट्री हीट शील्ड जैसे एडवांस सिस्टम्स को यहाँ पर डेवलप करा गया है। आर एंड डी ग्रोथ की बात करें तो स्पेस टेक का एक स्पिल ओवर डिफेंस सिस्टम, या फिर मेडिसिन की बात करें मटेरियल साइंस, वो सारे के सारे इसके अंदर आर एंड डी करे गए हैं। तो याद रखिएगा ये मिशन स्पेस को एक्सप्लोर करने कैपेबिलिटी को बिल्ड करने से संबंधित है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं था, जो कि इन्होंने चौथे ऑप्शन में हमें पकड़ा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस
क्वाड देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, बताइए भाई कौन से क्वाड कंट्री की है। तो आधे लोगों को तो शायद ये आइडिया ना हो कि ये क्वाड कंट्री कौन सी है। क्वाड बोले तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा। एक स्ट्रैटेजिक समूह है जिसके अंदर आपको 4 कंट्रीज नजर आएंगे। अभी 4 कंट्री में याद रखिएगा, आपको यूएसए नजर आएगा, इसमें हम भी हैं खुद, इसमें जापान है, और इसमें लास्ट में है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्री आपको याद रखना है। तो ये जो ग्रुपिंग है ना क्वाड की, ये मेनली इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी या फिर समुद्री यातायात या फिर कोऑपरेशन या फिर जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस है ना उसके लिए बनाया गया, और इसमें चाइना को काउंटर करने का भी ऑब्जेक्टिव रखा गया। अब आप लोग मुझे इन 4 देशों में से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। जापान की जब हम बात करते हैं, वो डेवलप्ड कंट्री है बट उसका साइज स्मॉलर है, 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी है। इंडिया तीसरे नंबर पर है, काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर हम भी हैं। ऑस्ट्रेलिया इन कंपैरिजन ऊपर के जो 3 है उसमें सबसे छोटा है, हम ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। इसीलिए यहाँ पर हम आंसर किसको कर देंगे, यूएसए को कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वाड का रेफरेंस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि क्वाड को ये क्या करते हैं ना, कभी कभी एक टर्म देता है, कल को हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से किसको एशियन नेटो कहा जाता है। एशियन नेटो, तो ये क्वाड ही है जिसको ये कहा जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल रूप में ये बोला जाता है, ये फॉर्मल कोई वो नहीं है, बट याद रखना है हमारा। नेक्स्ट है सवाल, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल कहता है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का उद्देश्य भारत में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। आईपीआर पॉलिसी पर इन्होंने सवाल पूछा है। दी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी aims to foster creativity and innovation in India. Which of the following is a key objective of this policy? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे, और फिर उसके बाद इस पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए घरेलू आविष्कारकों द्वारा पेटेंट दाखिल करने को हतोत्साहित करना, यानी कि टू डिस्करेज द फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स बाय डोमेस्टिक इन्वेंटर्स टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ये क्या कह रहे हैं, पॉलिसी पेटेंट डिस्करेज नहीं करती है, ये तो जितनी भी फाइलिंग्स करी जाती हैं पेटेंट्स की उनको इंक्रीज करना चाहती है। तो ये डिस्करेज वाली बात इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर दी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना, यानी कि टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स टू द आईपीआर। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक अवेयरनेस मतलब ये कोर पिलर है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है ना, ये 2016 टर्म इसको दिया गया है। इंडिया की एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है जो कि जो ये इनोवेटिव इकोसिस्टम होता है ना उसको मजबूत करती है। इसमें सिर्फ लॉ नहीं है बल्कि इसमें क्रिएशन करना, प्रोटेक्शन देना, चीजों को कमर्शलाइज करना, अवेयरनेस फैलाना, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। तो कोर इसका आइडिया ये है कि अगर लोगों को आईपीआर का इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा तो इन्वेंशंस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाएंगे, पायरेसी वहां पर बढ़ेगी, इनोवेशन स्लो हो जाएगा हमारे देश का। तो इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया था। ठीक है, तो इसको लेकर याद रखिएगा, कल को अब अगर पूछें कि इसको लॉन्च कब करा गया था, 2016 में करा गया था, ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने वो बता दिया। इसका स्लोगन टाइप फोकस भी हमसे पूछा जा सकता है। क्रिएटिव इंडिया, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, यहां पर चलो लिख देता हूं, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। तो ये एक ऐसे रहते हैं ना इनके स्लोगन टाइप। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी 7 पिलर की अप्रोच रखी है कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे, हम जनरेशन करेंगे, हम इन्फोर्समेंट करेंगे, वो सब चीजें नजर आएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट है 1930 का नमक सत्याग्रह किस ब्रिटिश नीति के विरुद्ध प्रत्यक्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन था? ज्यादातर लोगों को पता होगा। The Salt Satyagraha of 1930 was a direct civil disobedience movement against which British policy? ऑप्शंस आपको इन्होंने यहाँ पर दिए, तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट किया था, जो कि अंग्रेजों के जो नमक कानून थे, सॉल्ट लॉज थे, उनके खिलाफ डायरेक्ट प्रोटेस्ट था, ये एक विरोध था। अंग्रेजों ने जो नमक के ऊपर अपना एकाधिकार था यानी कि मोनोपोली थी, प्लस उसके ऊपर इन्होंने टैक्स रखा था, जिससे जो आम जनता थी उनकी जो आम जरूरतें थी उनके लिए भी उनको टैक्स देने पर मजबूर होना पड़ा था। तो जो सॉल्ट है वो क्या था? वो डेली यूज की कमोडिटी थी, उसमें अमीर और गरीब सब यूज करते थे। तो गांधी जी ने इस इश्यू को चूज किया क्योंकि ये एक मास मोबिलाइजेशन के लिए परफेक्ट था, और यही आंदोलन फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसका पहला ऑप्शन द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व पर भारी कर लगाना एक डायरेक्ट या फिर एक इसका डायरेक्ट मूवमेंट बनता है इनकी पॉलिसी का? जी नहीं। दूसरा है द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट, ये वाली बात यहां पर सही चली जाएगी, बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा, अब इसमें ना कई सारे सवाल हैं, दुनिया जहान के इस पर सवाल बनते हैं कि भाई जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई, तो सभी लोग कहेंगे साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है, और फिर पहुंचते कहाँ है ये? दांडी, गुजरात। ओके। अच्छा, मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताइए कि इस पूरे के पूरे मोमेंट के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी गई थी, तो अप्रोक्सीमेट 390 किलोमीटर का जो डेटा है ना वो दिया जाता है, और काफी सिंबॉलिक एक्ट था सी वाटर से सॉल्ट बनाना, तो याद रखना है वो हमें। नेक्स्ट देखेंगे भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? अंडर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट? अब ये जो अधिनियम है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था 2023 के अंदर। 2024 में 25 में इस पर खूब डिस्कशन हो रहा था। तो ये जो अधिनियम है ना, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। तो पहली चीज तो ये याद रखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट को ये रिप्लेस करता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए वो कौन सा एक्ट है या फिर अधिनियम है जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, या फिर इसको घुमाकर पूछ देंगे। तो इसने इसको रिप्लेस किया, और जो डिजिटल एविडेंस है ना उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके बारे में मतलब बातें करनी शुरू करी कि भाई कोर्ट के अंदर जो डिजिटल एविडेंस टैब है वो अब वैलिड होता है, जबकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो जब तक प्रूफ नहीं हो जाती। तो जो जनरली डिजिटल सिग्नेचर या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन करा जाता है ना उससे होती है। ठीक है, तो जैसे कि डिजिटल एविडेंस है वो इजीली टेम्पर हो सकता है, इसीलिए जो ऑथेंटिकेशन है या फिर किसी की इंटीग्रिटी प्रूफ है वो जरूरी होता है। मतलब डिजिटल सिग्नेचर मतलब प्रूफ का डेटा ऑल्टर नहीं हुआ उससे, ऐसा मान लिया जाता है। तो एक एक करके ऑप्शन देखिए इसके। इसे केवल हार्ड कॉपी के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सिर्फ हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिजिटली यहां पर एक्सेप्टेंस है। दूसरा है यह विश्वसनीय सरकार द्वारा मान्य प्लेटफॉर्म से आना चाहिए, यानी कि इट मस्ट केम फ्रॉम अ रिलायबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है इसके अंदर। तीसरा है इसके साथ वैध डिजिटल हस्ताक्षर भी होना चाहिए, वैलिड डिजिटल सिग्नेचर कंपेन्ड होना चाहिए। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर सही जाएगा, क्योंकि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है यही ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने एक और एक्ट के बारे में सुना होगा, आईटी एक्ट 2000, इसके बारे में सुना है? ये भी डिजिटल सिग्नेचर को लीगल वैलिडिटी देने का काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे जो फैक्ट बन जाते हैं इर्द गिर्द। ठीक है। 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो करंट अफेयर रिलेटेड या फिर कोई अपॉइंटेड पर्सन होता है उस पर बातें हमसे पूछ ली जाती हैं। चलो, आंसर तो आप लोगों को इसका पता होगा, आप सभी यहाँ पर राजीव लक्ष्मण करंदीकर का यहाँ पर आंसर देख रहे होंगे। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सवाल का डिस्कशन करने के साथ अब जरूरी नहीं यही चीज पूछी जाए,
हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट संस्थाएँ होती हैं ना, उनके हमें जो भी करंटली चेयरपर्सन या हेड है, उनके बारे में पता होना चाहिए, या फिर जिस बॉडी के बारे में बात हो रही है, जैसे एनएससी, इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ये किस प्रकार की बॉडी है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है? जो कि इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है ना, उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। तो 2022 में ये राजीव लक्ष्मण जी हैं, इसके चेयरपर्सन इनको बनाया गया, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो एनएससी है, इसका काम क्या होता है? ये डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो सरकार की पॉलिसी होती है, उनके लिए रिलायबल एक स्टैटिस्टिक्स देने का काम करता है। ऐसे ही आपने एनएसएसओ का नाम सुना होगा। एनएसएसओ और सीएसओ, ये दो बड़े बड़े संस्थान है, जैसे जो बॉडीज है, इनको गाइड करने का काम ही एनएससी करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, एनएससी पर यहाँ पर मैंने बात करी है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, बाइंडिंग पावर इसके पास नहीं होती है। डेटा जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, जैसे कि जीडीपी पर कोई बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर बात होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एनएससी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में लॉ एस्क के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं? Which of the given statements is or are incorrect regarding iron ore in India? तो भाई साहब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। पहला है, भारत में केवल लोहे का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, ओनली दी हेमेटाइट ओर। यार यही गलत है। सिर्फ हेमेटाइट नहीं, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर मैग्नेटाइट भी मिलता है। भाई ये क्लियर है ना, ये सबको रटाया जाता है ज्योग्राफी डिस्कशन के टाइम पे। तो मैग्नेटाइट भी पाया जाता है, उन्होंने यहाँ पर ये जो ओनली लगा दिया, उसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा आंसर मिल गया। लेकिन बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़ को याद रखिएगा, मयूरभंज को याद रखिएगा और झर, ये मेजर बेल्ट है आयरन की। तीसरा है, भारत में एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, यानी कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया। इंडिया के पास एशिया का लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व में से एक है, तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही चली जाती है। 90% से ज्यादा लौह अयस्क भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। ये वाला भी फैक्ट बिल्कुल ठीक है। 90% रिजर्व झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा इस बेल्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूँ इसी सवाल से संबंधित, कि बताइए कि कौन सा राज्य लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला आयरन ओर? तो ये उड़ीसा, आप नाम याद रखिएगा। और मेजर बेल्ट मैंने आपको बता दी, उड़ीसा, झारखंड, ये मेजर बेल्ट है। फिर जो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर वाली बेल्ट है, वो भी आपका काफी फेमस है, ठीक। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में बुरकथा के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? स्टैटिक जी के बेस सवाल हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द बुरकथा इन आंध्र प्रदेश? तो पहले तो इस सवाल के अंदर एक चीज आपको क्लियर होगी कि भाई ये जो आपका परफॉर्मेंस है बुरकथा, ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये क्लियर है, क्योंकि ये चीजें आपसे पूछ सकता है। अब ये जो बुरकथा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर हर किसी फेस्टिवल या फिर ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमसे पूछ ले जाता है। जैसे कि बुरकथा है, ये एक एक ना ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्म है, जिसमें एक मेन चीजों को बताने वाला होता है, एक नरेटर होता है और दो उसके साइड परफॉर्मर होता है। इसमें क्या होता है, आपका गाना होता है, इसमें चीजों को नरेट किया जाता है, बताया जाता है और साथ में डांसिंग भी होती है। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, म्यूजिक प्लस नरेशन और प्लस डांस। तो कल को ये एक फैक्ट के रूप में इस डांस से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। नाम आपने सुना होगा, नाम है इसका तंबूरा, ठीक है? तो फोटो देखना चाहें गूगल पर देख लीजिएगा। इसको बैकग्राउंड के अंदर एक रिदम और टोन मेंटेन करने के लिए यूज करा जाता है। तो याद रखिएगा, बुर कथा में जो बुर्रा है ना, उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, और कथा मतलब स्टोरी। तो इससे आप याद रख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बुर्रा जो है ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण, और प्लस कथा जो है वो तो आपको सबको पता ही है।
में क्या हो रही है, स्टोरी टेलिंग करी जा रही है। तो सोशल, रिलीजियस और जो पॉलिटिकल थीम्स होते हैं ना, वो आपके इस प्रदर्शन के अंदर प्रस्तुत किए जाता है। नेक्स्ट है 2011 में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैड लोएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? ये सेंसेक्स बेस्ड बेसिक डेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो दादर एंड नगर हवेली है, इसका सेक्स रेशियो कम से कम सबसे कम था। अब वो कितना था, अब वो भी हमें पता होना चाहिए। अप्रोक्स 618 फीमेल पर 1000 मेल्स। ये डेटा भी हमें पता होना चाहिए, कल को अगर ये पूछ लें तो। ये इंडिया का लोएस्ट रिकॉर्डेड सेक्स रेशियो था। ठीक है, तो अगर ये सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज दिस, ये नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और लो सेक्स रेशियो मतलब वहां पर जेंडर इम्बैलेंस है, वहां पर माइग्रेशन नजर आ रहा है, वहां पर सोशल इश्यूज हैं। तो यही तो हाईलाइट करता है ना। अब जैसे ज्यादातर लोग ना इसमें हरियाणा को पिक कर लेंगे, लेकिन लो है, लेकिन वो कितना है, वो लगभग 879 के अप्रोक्स है पर 1000 मेल। लेकिन उन्होंने दोनों पूछा है, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दमन दीव के भी अंदर लो है, ठीक है, वो 618 से 700 की रेंज में है, लेकिन दादर एंड नगर हवेली के अंदर सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई ये वाले जो सवाल होता है ना, ये टर्म में थोड़ा सा फेरबदल करके ना घुमाने की कोशिश करते हैं। नॉट मैच्ड करेक्टली इन्होंने पूछा है, तो एक एक करके फिर हम क्या करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। पहला है बारी दोआब, और इसको एक इसके साथ लिंक कर रहे हैं, ब्यास और रावी के बीच। ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो ये बेसिक जो दोआब रीजन्स होते हैं वो आप लोगों को रटाए जाते हैं। तो बारी में आपका ब्यास और रावी आपको नजर ही आ रहा है, ठीक है। तो ब्यास एंड रावी से आपका बी और रा निकाल के ये बारी दोआब कहलाता है। तो ये वाला जो मैचिंग है भाई वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इन्होंने बेस्ट दोआब के अंदर बीस और चिनाब ऐड कर दिया है, और यहीं पर आपकर इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। बेस्ट दोआब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये जो रचना दोआब है ये आपका रावी और चीनाब के बीच में है, कृपया करके इसको याद रखें। जो आपका जेच दोआब है वो चीनाब और झेलम के बीच में है, तभी इसको झेलम और चीनाब करके आप याद रख सकते हैं। ये रचना का ये रा आपका रावी हो गया और च आपका चिनाब हो गया, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो बेस्ट दोआब है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दोआब का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि दो नदियों के बीच की जो जमीन है उसको दोआब कह देते हैं। जैसे कि पंजाब रीजन में अलग अलग दोआब रिवर के आपको बेसिस पर रीजन को नाम दिया जाता है। जैसे बारी दोआब है वो ब्यास और रावी वाला हो गया, रचना में रावी और चीनाब हो गया, जेच में आपका चीनाब और झेलम हो गया। लेकिन बेस्ट दोआब नाम का कोई स्टैंडर्ड दोआब नहीं होता, और इसीलिए ही हमें यहाँ पर इनकरेक्ट करना पड़ा। ठीक है, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। वहां पर आपको झेलम, वहां पर चिनाब, रावी, बीस, सतलुज आपको नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे सरल नागर शैली के शिखर का विशिष्ट आधार डिजाइन क्या है? व्हाट इज द टिपिकल बेस डिजाइन ऑफ द सिंपलेस्ट नागर स्टाइल शिखर? अगेन स्टैटिक बेस्ड सवाल है, और ये टेम्पल्स की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ना, उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आजकल आपके एग्जाम में घूम रहे हैं। तो जो नागर आर्किटेक्चर है वो आप लोगों को रीजन वाइज क्लियर होना चाहिए। वो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिरों की आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है, जिसका जो मेन फीचर होता है वो होता है उसका शिखर। शिखर बोले तो मतलब उसका टावर, ठीक है। तो इनका जो बेस होता है नागर शैली के अंदर वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर, वर्गाकार। और इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये मैं सारे के सारे फीचर्स लिख रहा हूं आपकी इस नागर शैली के। और इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होता है, वो ऊपर जाते हुए कर्विंग लेती हैं, जिसको रेखा शिखर भी कहा जाता है। कर्व ऊपर जाते हुए कर्विंग लेने का काम करते हैं। और टॉप यानी कि जो छत है वहां पर आपको अमलका या फिर कलश टाइप का एक पैटर्न नजर आता है। तो ये एक वर्टिकल ग्रोथ और सिमेट्री को शो करने का काम करता है। सर्कुलर बेस विद डोम्स, क्या ये नागर शैली का उदाहरण है? जी नहीं। स्क्वायर बेस विद कर्विंग वॉल्स, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, नागर स्टाइल की बात करिए, ये जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स है उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है। और दूसरी स्टाइल कौन सी होती है? द्राविड। और जो ये द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल है ये साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको पिरामिड फॉर्म में टावर्स का पैटर्न नजर आता है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। खर्ची त्योहार मुख्यतः किससे संबंधित है, बताइए बे। द खर्ची फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। खर्ची फेस्टिवल पहले लिए सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो यहां पर हम त्रिपुरा को याद रखेंगे। तो यहाँ पर 14 जो देवियां हैं, 14 देवी देवता यानी कि डेटीज हैं, जिनको कहा जाता है चतुर्दश देवता, उनकी वर्शिप से ही आपका संबंध होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, वेनरेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल डेटीज यानी कि स्वदेशी जनजातीय देवताओं की पूजा करना, कमेमोरेशन ऑफ त्रिपुरा स्टेटहुड डे, वर्शिप ऑफ रिवर गॉडेस ऑफ यमुना। अब यहाँ पर कौन सा करेक्ट जाएगा, ट्राइबल और लोकल जो डेटीज है उनको वर्शिप करा जा रहा है, चतुर्दश देवी देवताओं की पूजा करने से ही संबंधित था। तो वही इनके ट्राइबल रूट से आता है। अब जैसे ये इसमें ये खारची यहाँ पर दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन, क्लेंसिंग करना, कि भाई हम पृथ्वी और जो लोकल डेटीज हैं उनकी पूजा करके अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वाला इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा। अब इससे अब आपने आजकल देखा होगा कि ऐसे कोई फेस्टिवल या फिर कोई ऐसा संबंधित इवेंट अगर एग्जाम में आता है तो उसके फीचर भी पूछ लेता है कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ पर है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में जो ओल्ड अगरतला वाला रीजन है वहां पर मुख्यतः मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है, 7 डेज फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट करा जाता है, जिसके अंदर कल्चरल और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो दोनों को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक कुषाण शासकों ने अपनी दैवीय स्थिति दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी। वॉट टाइटल डिड मैनी कुषाण रूलर अडॉप्ट टू सिग्निफाई देयर डिवाइन स्टेटस। अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को देख रहा होगा तो इसको गलत ही नहीं कर सकते वो। कुषाण एम्पायर के रूलर्स जैसे कि इंपॉर्टेंट हम सबसे किसको मानते हैं, कनिष्क, इन्होंने अपने आप को डिवाइन अथॉरिटी दिखाने के लिए, यानी कि भाई हम तो मतलब उनके दूत है, भगवान के दूत है, अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा। सन ऑफ गॉड बोले तो देवपुत्र, और इसी टाइटल को ही अडॉप्ट कर लेते थे। कुशांस के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, आप बताइए कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, और उन्होंने इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। जो डिवाइन किंगशिप है, मतलब कि जो राजा है वो दूत है भगवान का, उसके कॉन्सेप्ट को ये प्रमोट करते हैं। अपने आप को किंग कहते थे, गॉड लाइक फीचर अपने आप को दर्शाते थे, और ये आइडिया उन्होंने चाइना से अपनाया था, जहां पर चाइना के अंदर ना एक टाइटल यूज करा जाता था, सन ऑफ हेवन। ये चाइना का कॉन्सेप्ट है, इससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इसीलिए ये जो देवपुत्र टाइटल है ये आपको पावर और उनकी जो एक लेजिटिमेसी है उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता था। ठीक है, ये राजाधिराज वाला ऑप्शन हम यहाँ पर गलत करेंगे, ये जनरल इंडियन टाइटल था, किंग ऑफ किंग्स जिनको हम कहते थे, डिवाइन सेंस से ही संबंधित नहीं है। दूसरा है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कौन से होते थे, ये यूनिवर्सल रूलर अपने आप को कहते थे, ये स्पेसिफिकली कोई डिवाइन पुत्र नहीं होते थे। ऐसा ही महाराजा धीराज वाला ऑप्शन भी हमें गलत करना पड़ेगा, ये एक हाई रॉयल टाइटल था बट डिवाइन यानी कि पवित्र इसको नहीं वैसे करके कंसिडर करते थे। ठीक है, बाकी कनिष्क को लेकर मैं डिस्कशन कर ही चुका हूं कई बार के जो इसके रूल के अंदर बुद्धिस्ट एक्सपेंशन था वो बहुत बड़े स्तर पर हुआ। कुषाण के समय में जो कॉइन्स थे वो भी इन्होंने डिवाइन से सिंबलाइज करने की कोशिश करी थी, यानी कि उनके ऊपर भी भगवान की थोड़ी छवि सी दिखाने की कोशिश करी थी। ठीक, नेक्स्ट है जूडो तकनीक के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूडो टेक्निक्स एंड रूल्स आर करेक्ट। जूडो पर बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं, तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला है शिमेवाजा कोनी को लक्ष्य करके किया जाने वाला आर्म लॉक है। शिमेवाजा आर आर्म लॉक्स टारगेटिंग दी एल्बोज, ये वाली बात गलत है। शिमेवाजा ना चोकिंग टेक्निक है, आर्म लॉक्स नहीं होते हैं इसके अंदर, ये चोकिंग तकनीक है, इसमें चोक कर दिया जाता है, इसको शिमेवाजा कहता है। दूसरा है यदि कोई खिलाड़ी इप्पोन स्कोर करता है या हांसोकू मेक प्राप्त करता है तो जूडो में मैच तुरंत समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा।
A judo match ends immediately if a player scores an ippon or receives a hansoku make. इप्पॉन या फिर हंसोकू मेक मतलब मैच खत्म कर दिया आपने। याद रखेंगे। अब ये जो इप्पॉन है ये क्या होता है? आधे लोग इसको सोचकर परेशान होंगे, ये होता है परफेक्ट मूव। यानी कि आपने किसी को क्लियरली होल्ड कर दिया या फिर थ्रो कर दिया है, तो वहां पर मैच इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर ये हंसोकू मेक यहाँ पर बोला गया, ये है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मतलब उसको हंसोकू मेक कर दिया, उसका वहीं पर फिर मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक टाइप हमसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी होती है, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप कहाँ कहाँ तक आप टेक्निक याद करोगे, ये तो वैसा सवाल है जिसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जिस पर चर्चा हो गई है उसके बारे में याद रख सकते हो, क्योंकि कल को अगर वो रिपीट हो तो वहां पर हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो जूडो की बात ही हो रखी है, कि जूडो का जो एम होता है वो बताएगा कोई, कि क्या इस स्पोर्ट्स का एम क्या होता है, इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखानी होती है और आपका एफर्ट बहुत कम लगे। याद रखोगे इसको? मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम एफर्ट। कृपया करके इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि कल को अगर बन जाए तो हम वहां पर परेशान ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अपने प्रारंभिक अभियानों के दौरान बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी? विच रीजन डिड बाबर फर्स्ट कॉन्कर ड्यूरिंग हिज इनिशियल कैंपेन्स इन इंडिया? बहुत सारी बातें आपको इतिहास के अध्यापक के द्वारा बाबर के बारे में पढ़ाई जाती हैं कि बाबर ऐसा था, बाबर वैसा था, बट ए बेसिक फैक्ट है, बाबर ने इंडिया में अपने जो शुरुआती कैंपेन है वो पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर स्टार्ट करे थे। और सबसे पहले उसने जो आज का आपको पाकिस्तान है, उस रीजन के अंदर आपको एक जगह नजर आती थी जिसका नाम था भीरा। इस पर कैप्चर करके अपनी जो मतलब रूलिंग थी उसको स्टैब्लिश किया था लगभग 1519 के समय में। तो ये भीरा हमारे लिए इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइमलाइन हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई 1519 के अंदर भीरा को कैप्चर कर लिया गया, जो कि इसकी क्या हो जाएगी, पहली उपलब्धि हो जाएगी। फिर बाद में ये क्या करता है, ये लाहौर इसको कैप्चर करता है। इवन बाद में ये सियालकोट, ये मतलब बड़े बड़े वाले जो रीजन है उनको भी कैप्चर करना शुरू करता है। और फिर 1526 के अंदर आपको पता ही है, पानीपत, इब्राहिम लोदी को उसमें हरा दिया जाता है और फिर मुगल एम्पायर की वहां से शुरुआत होती है। इसीलिए ये जो भीरा है ना, उसका पहला कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर कंसिडर करा जाता है। ठीक है। बाकी के ऑप्शन हम यहाँ पर गलती कर देंगे। ठीक है। तो बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। इसके अंदर ये वाली जो बातें हैं ना उनको लिखा हुआ है। पानीपत 1526 आपको पता ही है, दिल्ली सल्तनत का वहां पर खेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, सुशील कुमार ने 56 वर्षों में भारत के लिए पहला ओलंपिक कुश्ती पदक कैसे हासिल किया? हाउ डिड सुशील कुमार सिक्योर इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक रेसलिंग मेडल इन 56 ईयर? सुशील कुमार की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको पता है कि मुद्दा अब कहीं दूसरी लाइन में पहुंच गया है। पहला है, बिना किसी हार के लगातार अपने सभी मुकाबले जीतकर, ये तो बिगड़बड़ हुई, कॉन्टिन्यूस जीत नहीं हुई थी। पहला मैच भाई साहब हारे थे, याद है आपको, अगर आप उस समय पर नहीं थे। दूसरा है, अपना पहला मैच हारने के बाद 3 रैपचेज मुकाबले जीतकर, बाय विनिंग 3 रैपचेज बाउट्स आफ्टर लूजिंग हिज ओपनिंग मैच। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला मतलब एक तरीके से इवेंट था। और ये 2008 वाला समय, 2008 में कहां पर हुए थे? बीजिंग में हुए थे। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे स्टैटिक बेस्ड हैं, कि बताइए कि सुशील कुमार ने कहां पर जीता था, कौन सा जीता था, ब्रोंज जीता था। तो अपना पहला मैच ये हार गया था, लेकिन उसका उनका जो ओपोनेंट था वो फाइनल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उन्हें रैप चेंज राउंड का चांस मिला था। ठीक है। आप पूछेंगे कि ये जो रैप चेंज है ये क्या चीज है? ये सेकंड चांस सिस्टम होता है। अगर जिस प्लेयर से आप हारे हो वो फाइनलिस्ट बन जाए तो आपको ब्रोंज के लिए फाइट का मौका मिलता है। तो सुशील कुमार ने 3 कॉन्जिक्यूटिव रैपचार्ज बाउट जीतकर ये अपना ब्रोंज मेडल सिक्योर किया था, जो कि भारत की रेसलिंग हिस्ट्री में एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी, 56 साल के बाद मेडल जीतने की। ठीक है। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2012 के अंदर क्या हुआ था?
कहाँ पर हुए थे ये पहले तो ये बताओ? लंदन में हुए थे ये वाले ओलंपिक्स, और इसके अंदर सुशील कुमार ने कौन सा मेडल जीता था? यहाँ पर सुशील कुमार जीतते हैं सिल्वर मेडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? आप देखो, ये सवाल आपको दोबारा रिपीट होकर मिले जरूरी नहीं है, बट ये सवाल यहाँ पर डिस्कस करने का पर्पज ये है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज हो, उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकता है। तो 2025 एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है बुकर पुरस्कार, जो ट्रांसलेटेड फिक्शन है उसके लिए दिया जाता है। और 2025 में ये अवार्ड किसको दिया गया? बानो मुश्ताक एंड दीपा बस्ती को। ठीक है, मतलब ये ट्रांसलेटर है दीपा बस्ती जो है, और ये जो बानो मुश्ताक है वो क्या है? वो ऑथर है इसके। तो याद रखिएगा, अवार्ड, ऑथर प्लस ट्रांसलेटर, ये दोनों को दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके इस इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से। ठीक है, ऑथर भी है इसमें और इसमें ट्रांसलेटर भी है। तो ये एक तरीके से हर ऑथर को ना एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है नॉन इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है जी, 2024-25 में आयोजित 73वीं अंतर सेवा वाटर पोलो चैंपियनशिप में सशस्त्र बलों की जलीय टीमों की शीर्ष प्रतिस्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये वही करंट अफेयर बेस्ड सवाल है कि कोई चैंपियनशिप हुई, उस चैंपियनशिप के अंदर संबंधित कुछ इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे दिए और उसमें से पूछ रहे हैं कि बताइए कि कौन कौन से सही है। तो ये जो इंटर सर्विसेज वाटर पोलो चैंपियनशिप है ना, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक प्रेस्टिजियस एक्वेटिक इवेंट है, जिसमें हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, इनके बीच में प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो पहला स्टेटमेंट है, पूर्वी नौसेना कमान इस चैंपियनशिप का आयोजन करती है, यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड और ऑर्गेनाइजेस दिस चैंपियनशिप। क्या ये सही है? करेक्ट है, आगे के लिए इसको याद रखिएगा। दूसरा है, विशाखापट्टनम वर्ष 2024-25 के लिए मेजबान शहर था। अब ये वही वाली बात है कि आपका करंटली अगर कभी ये भी इवेंट हो रहा है तो उसका जो ऑर्गेनाइजर है या होस्ट सिटी है वो हमें पता होना चाहिए। तीसरा है, यह टूर्नामेंट सेनाओं के वार्षिक जलीय कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आगे के लिए हमें क्या करना है, अगर कभी भी ये इंटर सर्विसेज वाटर पोलो चैंपियनशिप हो या फिर और कोई दूसरी ऐसी चैंपियनशिप हो, या तो वो इंटर स्टेट हो, इंटर सर्विसेज हो, उन पर जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए कि वेन्यू क्या है, कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये सब बातें हमें पता होना। तो ये जो इंटर सर्विसेज कंपटीशन है ना, इसमें मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हो जाती है और एक स्पोर्ट्स एक्सेलेंस का भी कॉम्बिनेशन नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ राजस्व समन्वय बनाए रखने में अनुच्छेद 263 की क्या भूमिका है? यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिकल 263 इन मेंटेनिंग यूनियन स्टेट कोऑर्डिनेशन? अब आप बोलेंगे कि ये जो आर्टिकल 263 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका पर्पस क्या है? देखो, बहुत बार ये आपका आर्टिकल पूछा गया है। 263 अनुच्छेद हमारे संविधान का पर्पस ये बताता है कि जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और जो कोऑपरेशन है उसको बनाए रखना, उसको इंश्योर करना। इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो एक इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि आईएससी को स्थापित करते हैं 263 के अंदर ही। अब आप बोलेंगे कि ये जो आईएससी है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल है, इसके कोर फंक्शन क्या होता है? कि भाई राज्यों के बीच में अगर कोई मतभेद है, डिस्प्यूट्स है, उनको डिस्कस करना, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनको स्मूथ बनाना। ठीक है, किस प्रकार की बॉडी होती है ये आईएससी? ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ये याद रखना है। इनके पास कोई बाइंडिंग पावर नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था कराधान विवादों को निपटारा करना, क्या ये इसके अंदर आएगा? जी नहीं। टैक्स डिस्प्यूट्स फाइनेंस कमीशन या फिर जो जीएसटी काउंसिल डोमेन होता है ना, वहां पर नजर आता है। जोनल काउंसिल क्रिएट करना, जी नहीं। ये अलग प्रोविजन है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर था। तीसरा है ट्रू वाइट्स इंटरस्टेट काउंसिल फ्रेमवर्क, ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। और चौथा जो था इन्फोर्सेस इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन प्रावधानों को लागू करना, ये आपके आर्टिकल 352, 356 और 360 के प्रोविजंस के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आईएससी यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए कि इसको फॉर्मली कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1990 याद रखिएगा।
इससे रिलेटेड कल को स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ ले या फिर एक इंडिविजुअल फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया। मैं एक और सवाल पूछता हूँ इस आईएससी से रिलेटेड, बताइए कि कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो सभी लोगों को सरकारिया कमीशन का नाम याद रखना है जिसकी रिकमेंडेशंस पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मागतिक प्रतिक्रियाओं और ऊष्मा इंजनों के बारे में कौन सा कथन सही है। Which statements about thermodynamic processes and heat engines is or are correct? फिजिक्स तो पढ़ाई थी मास्टर साहब ने, लेकिन ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस और इंजन्स के बारे में सर ने नहीं पढ़ाया था। कुछ भी जरूरत नहीं होती है, बट आप लोगों की एक मेंटल जो कैपेबिलिटी है ना उस पर काम करना जरूरी होता है, जो कि आजकल नहीं कराया जाता है। मैं जाऊंगा नहीं लोगों के ऊपर, बट आजकल स्टूडेंट्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि ये वाला टीचर है, इसके इतने व्यूज हैं, जोक्स ज्यादा मारता है तो ये वो, बट ठीक है, शायद ऐसे ही चलता है मार्केट। तो इसमें हमें क्या बोला गया, इन्होंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करी। अब आप मुझे बताओ कि थर्मोडायनामिक्स अगर आपने पढ़ा हो, उसमें प्रोसेसेस और हीट इंजन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल होते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिएगा यहाँ पर, अनुत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य अर्ध स्थैतिक प्रसार की तुलना में अधिक होता है। मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगा। आप मुझे बताइए कि वर्क डन इज इरिवर्सिबल इन वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन। बिल्कुल गलत है। जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है ना उसमें वर्क कम होता है कंपेयर्ड टू क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो मैक्सिमम जो वर्क है वो किस में होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर होता है, ना कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर। तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट मुझे यहां पर गलत करना पड़ेगा। दूसरा है, एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता केवल भंडार के तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन रिजर्वोयर टेम्परेचर। करेक्ट करूंगा। आइडियल आइडियल मतलब जैसे कि कारनोट पढ़े हैं आपने, मतलब जो कारनोट हीट इंजन होता है ना उसकी क्षमता, उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है सिर्फ रिजर्वोयर के टेम्परेचर पर। और आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, एफिशिएंसी इज व्हाट, 1 - T2/T1। तो यहां पर ये जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्लियर है, और इसी के अनुसार हमें बता सकते हैं कि भाई ये रिजर्वोयर के टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, अगर ये फॉर्मूला पता है। तीसरा था, ऊष्मा केवल बाह्य कार्य द्वारा ही ठंडे से गर्म की ओर प्रभावित होती है। ये सबको पता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ओनली विद एक्सटर्नल वर्क। हीट नेचुरली हॉट टू कोल्ड फ्लो करती है, लेकिन कोल्ड टू हॉट एक्सटर्नल वर्क से पॉसिबल होता है, जो कि सेकेंड लॉ के अंदर बताया जाता है, हमें याद होगा अगर आपको। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, दूसरा और तीसरा करेक्ट था, इसीलिए बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहां पर सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरें। छोरा नृत्य में प्रतिभागी एक दूसरे को किससे पकड़ते हैं भाई, इन झोरा डांस पार्टिसिपेंट्स होल्ड ईच अदर बाई व्हाट। अब आप में से आधे लोग पूछेंगे कि हमें तो ये डांस के बारे में नहीं पता है। देखो, ये जो झोरा डांस है ये एक ट्रेडिशनल ना समूह नृत्य है, एक ग्रुप डांस है, जिसमें लोग क्या करते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाकर फिर इसको परफॉर्म करा जाता है। अब इसका मुख्य ये है आइडिया कि भाई जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस डांस के अंदर वो एक दूसरे को ना उनके बाहों से पकड़ लेते हैं, और फिर वो सर्कुलर मूवमेंट में सिंक्रोनाइज स्टेप्स करके वो चलते हैं। तो एक कम्युनिटी की बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने का ये सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो फेस्टिवल्स है वो सोशल गैदरिंग में परफॉर्म होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड से ये आपका रिलेटेड है, उत्तराखंड का कौन सा रीजन, कुमाऊं वाला, अगर वहां से कोई है तो समझ पा रहा होगा। तो आर्म्स आपका यहाँ पर ऑप्शन से जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 2025 ग्लोबल फायर पावर समीक्षा में रैंकिंग पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन दी 2025 ग्लोबल फायर पावर रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द रैंकिंग मेथडोलॉजी। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में जानने की जरूरत है कि भाई एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें जो देश होते हैं ना उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको मापा जाता है।
मतलब ऐसे नहीं है कि जो उनके सोल्जर्स हैं या वेपर काउंट्स हैं वो उनके आधार पर नहीं, 60 से ज्यादा पैरामीटर्स को इसके अंदर कंसिडर करा जाता है, जैसे कि मैन पावर ये कितनी है, आपकी एयर पावर, नेवल पावर, लैंड पावर वो कैसी है, आपका लॉजिस्टिक्स सिस्टम कैसा है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, तो इन सबको कंबाइन करके ये आपकी जो इंडेक्स है ये निकाला जाता है। अब जिसका जितना ज्यादा लोअर स्कोर है उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री होती है, तो ये भी याद रखिएगा इसमें कि लोअर अगर स्कोर है इसके अंदर तो उसमें उनकी जो मिलिट्री है वो क्या रहेगी, वो स्ट्रांग रहेगी। इस हिसाब से इनके पैरामीटर्स डिसाइड करे जाता है। तो पहला है यह केवल सैन्य सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या पर विचार करता है, जी नहीं, इट कंसिडर्स ओनली दी नंबर ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल वाली बात गलत है। इट रैंक्स नेशन सोली बेस्ड ऑन दी इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, नहीं, यह पावर इंडेक्स की गणना के लिए लॉजिस्टिक्स और भूगोल सहित 60 से अधिक कारकों का उपयोग करते हैं वाली बात बिल्कुल सही चली जाएगी। यूएसए, रशिया, चाइना जनरली आपको इसमें टॉप रैंक में नजर आएंगे। इंडिया भी कंसिस्टेंटली टॉप 5 के अंदर तो आपको आता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित करने की योजना है, ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्लान करा जा रहा है इन चार में से किस जगह पर, तो ये आंध्र प्रदेश, आपको ये याद रखना है। अब वही है कि करंट अफेयर में हम जब चीजों को देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हब इंडिया का फोकस क्या है, वो यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलप करना, जो क्लीन फ्यूल है उसका ये फ्यूचर है। तो पहला जो मेजर हब है वो आंध्र प्रदेश में प्लान किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर और विंड से प्रोड्यूस करी जा रही है, इसमें जीरो कार्बन एमिशन फ्यूल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज, ये सब प्लानिंग चल रही है। ठीक है, अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, कि बताइए कि इसमें इंडिया का एम क्या है। तो इसमें हमेशा एम को लेकर बोला जाता है कि हम ना एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के क्षेत्र में। और इंडिया का जो टारगेट है, वो मिशन कौन सा है, वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये बेसिक बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए हमें। इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजन की खोज करी थी, विच इसरो मिशन फर्स्ट डिस्कवर्ड ल्यूनर हाइड्रेशन। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा था। इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन कौन सा है, चंद्रयान 1 यही था जिसने मतलब चंद्रमा के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल मतलब ल्यूनर हाइड्रेशन, इसको डिस्कवर किया था। इवन नासा का जो M3 इंस्ट्रूमेंट था वो मून मिनरलॉजी मैपर, उसको यूज करा गया था। तो मून सरफेस पर OH प्लस H2O इसके सिग्नेचर्स डिटेक्ट हुए थे। तो याद रखेंगे ये डिस्कवरी काफी जरूरी मानी जाती है क्योंकि मून कंप्लीटली ड्राई नहीं है, इससे हमें ये पता चलता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च करा गया था, अभी बताएगा कोई। 2008 में। ठीक है, तो इंडिया की ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में ये मेजर ब्रेक थ्रू था हमारे इस चंद्रयान 1 के जरिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उपरोक्त कथनों में कौन कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो एक एक करके देखते हैं भी। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमायान दे सकते हैं। पढ़ते पढ़ते ही हमें नजर आ गया कि प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 72 के जरिए दे सकता है, लेकिन जो गवर्नर है वो कौन से आर्टिकल के अंदर देते हैं, 161 के अंतर्गत। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर सही बात क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको, मतलब दोनों पार्डन दे सकते हैं बट आर्टिकल 72 सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। दूसरा, राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है कि जो गवर्नर है ना वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, ये सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा करेक्ट है, ओनली टू वाला ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। दो आर्टिकल आज के बाद याद रखेंगे, 72 और 161। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है आर्टिकल 72 के अंदर वो कौन कौन सी होती है, उसमें पार्डन होती है, रिप्रीव होती है, रेस्पाइट होती है, रेमिशन होती है एंड कम्यूटेशन होती है। ये पांचों की पांचों पर
मैंने आपको डिटेलिंग में बता भी रखा है। और गवर्नर के पास ये 161 के थ्रू सिमिलर पावर होती है, बट डेथ सेंटेंस पावर नहीं होती गवर्नर के पास। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 19 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों का। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल 2025 पीडीएफ्स करके कोर्स वहां पर नजर आएगा। ये मेरा ऐप है जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी हैं। कोई भी अपडेट आती है इस टेलीग्राम पर हम कवर करते हैं। और ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है robin SIRG। आप मुझसे यहाँ पर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इसमें इतना ही। सेशन को लाइक कर के जाइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाए तो सेशन को शेयर, कमेंट जरूर करना है आपको। कमेंट में आइडिया रहेगा ना कौन बना हुआ है मेरे साथ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।